बात होगी सीबीआई जांच से मौत की मिस्ट्री सुलझेगी। समझाएंगे बार बार कोर्ट उड़ाने की धमकी के पीछे कौन लोग हैं। दहेज हत्या के दंश को भी हम आज इस बुलेटिन में समझने वाले हैं और समझाएंगे शराबबंदी में शराब से संदिग्ध मौत आखिर कैसे हो जा रही है। और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। तो पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के चर्चित मामले में अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने औपचारिक तौर पर जांच की शुरुआत कर दी है। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए तफ्तीश अब अपने हाथ में ले ली है। सीबीआई जांच से सुलझेगी मौत की मिस्ट्री। नीट छात्रा संवेदना की मौत को लेकर सड़क से सदन तक जारी विरोध प्रदर्शन के बीच सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि अब चर्चित मामले की औपचारिक तौर पर जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से निर्देश और उसके बाद तमाम अनुमति मिलने के बाद अब सीबीआई के द्वारा इस केस को रजिस्टर कर लिया गया है। केस को रजिस्टर करने के बाद अब इस मामले में हर एक एंगल को खंगाला जाएगा। खास तौर पर किस तरह से नीट छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हुई और उनके कई जो परिचित है उसका भी इस मामले में बयान जो है वो लिया जाएगा। सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए तफ्तीश अपने हाथ में ले ली है। एफआईआर में कई अज्ञात आरोपियों को नामजद किया गया है और पूरे घटनाक्रम की आपराधिक साजिश के एंगल से जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच को आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई की टीम पटना पहुंची थी, जहां से मामले से जुड़ी तमाम अहम फाइलिंग, दस्तावेज और साक्ष्य जुटाए गए। इसके बाद टीम इन सभी दस्तावेजों को लेकर दिल्ली रवाना हो गई। इस मामले पे जांच के लिए कई अलग अलग एंगल्स हैं। अब देखना लाजमी होगा कि किस तरह से इस मामले में तफ्तीश का आधार आगे बढ़ता है। बता दें कि 6 जनवरी को पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 11 जनवरी को इलाज के दौरान संवेदना की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे थे। संवेदना के घर वालों ने पुलिस पर लीपापोती का आरोप लगाया था। इसके बाद से इसे लेकर भारी बवाल मचा। परिजन और अलग अलग संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने पर अब एजेंसी ने स्पेशल केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सवाल है कि संवेदना मामले की सीबीआई जांच से सुलझेगी मौत की मिस्ट्री। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिल्कुल संवेदना मामले में ये मौत की मिस्ट्री क्या अब सुलझ जाएगी? उम्मीद लोगों की एक बार फिर से बढ़ गई है, क्योंकि सीबीआई ने इस पूरे मामले को टेक ओवर कर लिया है। अब खबर तो समझिए। नीट छात्रा संवेदना की मौत के मामले की सीबीआई ने औपचारिक तौर पर जांच की शुरुआत कर दी। सीबीआई ने नीट छात्रा मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है। एफआईआर में कई अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। अब ऐसे में आपराधिक साजिश के एंगल से जांच इस वक्त सीबीआई की तरफ से शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर यह भी कि छात्रा संवेदना की जांच का ताजा अपडेट ये है कि सीबीआई की टीम पटना पहुंची थी। इसी मामले में केस से जुड़े हुए दस्तावेज और साक्ष्य जो हैं उसकी तरफ से जुटाए गए। सभी दस्तावेज के साथ सीबीआई की टीम दिल्ली रवाना हो गई। सवालों के जरिए खबर तो समझिए कि क्या सीबीआई जांच से सुलझेगी संवेदना की मौत की यह मिस्ट्री? क्या सीबीआई जांच से संवेदना को न्याय मिलेगा? क्या सीबीआई जांच से बेनकाब होगा संवेदना का गुनहगार? अब एक बार फिर पुराना घटनाक्रम क्या रहा यह भी समझिए कि संवेदना के बेहोश होने से लेकर सीबीआई की जांच शुरू होने तक कब कब क्या हुआ। हॉस्टल के कमरे में बेहोशी की हालत में छात्रा 6 जनवरी को मिलती है। 6 जनवरी को ही छात्रा को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। 11 जनवरी इलाज के दौरान नाबालिग छात्रा की मौत हो गई। 12 जनवरी पुलिस ने सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार कर दिया। 16 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा का जिक्र होता है। 16 जनवरी को ही डीजीपी के आदेश के बाद जांच के लिए एसआईटी की टीम का गठन हुआ। 31 जनवरी केंद्र सरकार से केस की सीबीआई जांच की अपील जो है वो की जाती है। 1 फरवरी शंभू गर्ल्स हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आता है। 2 फरवरी को विधानसभा के बाहर विपक्ष का हंगामा हुआ। इसी 2 फरवरी को संसद में मकर द्वार पर आरजेडी के सांसदों ने जमकर प्रदर्शन किया।
5 फरवरी राबड़ी देवी ने छात्रा की मौत के मामले में गंभीर आरोप लगा दिए। 9 फरवरी को विपक्षी विधायकों ने विधानसभा परिसर में जमकर नारेबाजी की। 10 फरवरी को पटना में सड़क से लेकर सदन तक विरोध प्रदर्शन का दौर चला। 11 फरवरी को विधानसभा परिसर में तख्ती के साथ विपक्षी विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिला। 12 फरवरी को सीबीआई ने केस को रजिस्टर्ड कर जांच की शुरुआत कर दी और अब उम्मीद एक बार फिर से बढ़ गई है। दानापुर में एक निजी कोचिंग संस्थान की छत से गिरकर छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। परिजनों का यह कहना है कि छात्रा के साथ गलत हरकत हो सकती है। अब बड़ा सवाल ये कि छात्रा की मौत के सस्पेंस से पर्दा उठेगा। ये तस्वीरें हैं पटना के फुलवारी शरीफ में एक निजी कोचिंग सेंटर की। कोचिंग सेंटर के नीचे छात्रा की 2 चप्पलें दिख रही हैं। कोचिंग सेंटर के पूरे परिसर में पुलिस की नाकेबंदी है। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुटी है। हर किसी के चेहरे पर सवाल है। दरअसल इस निजी कोचिंग सेंटर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोचिंग सेंटर की छत से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा की गिरकर संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। फुलवारी शरीफ के हरिनगर कॉलोनी में एक निजी बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर संचालित होता है। छात्रा रोज की तरह पढ़ने के लिए कोचिंग गई थी। इसी दौरान परिजनों को सूचना मिली कि छत से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने घटना पर संदेह जताया। परिजनों का कहना है कि जिस स्थान पर छात्रा का शव मिला वहां सीधे छत से गिरना संभव नहीं लगता। परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। परिजनों का ये भी कहना है कि छात्रा के साथ किसी प्रकार की गलत हरकत हो सकती है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। मेरे वहाँ लगते और क्लास करने आए यहाँ पे और बस थोड़ा देर के बाद मालूम चला कि मेरी बहन को एक्सपायर हो गई। कॉल आया मेरे पास, एम्स में गए, देख रहे कि एक्सपायर की हुई है। और उसके बाद हम लोग अपना आगे का कारोबार किए। फिर उसके बाद यहाँ पे आओ सब आया तो फिर देखा तो सोचा कि मतलब जब कोचिंग इधर है तो यहाँ कैसे गिरी। यहाँ पर सीधा सर कॉल किए क्योंकि हम सब बोले कि क्या हुआ था, तो लेकिन गिरी है सीढ़ी पे और चोट हो गया है। इधर तक कोचिंग जाना था, इधर से ना गिरेगी तो यहाँ पर गिरे हुए है। कैमरा भी साफ आया हुआ है, ऊपर से छत से फेंका गया है और तीनों भी फेंका है, तीनों भी आया हुआ है कैमरा भी। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से तहकीकात में जुटी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर छत से छात्रा अचानक कैसे गिर पड़ी। छात्रा को छत पर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? छात्रा छत से गिरी या गिराई गई? छात्रा की मौत की मिस्ट्री से पर्दा कब उठेगा? न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। तो एक और छात्रा की मौत हो जाती है और इसके बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये मौत कैसे हुई, मौत हुई है, इसके पीछे भी कोई साजिश है, इसमें कौन लोग शामिल हैं और कब तक गिरफ्त में आ पाएंगे। और ऐसे में इस खबर के मायने को समझना होगा। दानापुर में कोचिंग की 4थी मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत हो जाती है। जिस कोचिंग में ये छात्रा पहुंची हुई थी पढ़ने के लिए, वहां के 4थी मंजिल से गिरती है। 17 साल की पिंकी फुलवारी शरीफ की रहने वाली थी। परिवार ने इसके पीछे हत्या का आरोप लगाया। कोचिंग के 4थे फ्लोर से धक्का दिए जाने का आरोप परिवार की तरफ से लगाया गया है। अब जानिए कोचिंग के सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ मिला। सीसीटीवी में छात्रा सफेद कपड़ों में सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई नजर भी आई। उसके पीछे एक लड़का जाता हुआ दिखाई देता है और थोड़ी देर बाद एक और लड़का पीछे से जाता दिखता है। सीसीटीवी में लड़की छत से गिरती हुई दिखी। दोनों लड़के सीढ़ियों से लौटते हुए भी नजर आ रहे हैं। लड़के बीच में रुककर लाश देखते हैं, फिर भाग जाते हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ इस वक्त जो है वो की जा रही है। और ये 3 लोग जो हैं वो सीसीटीवी कैमरे में दिखने वाले वो तीनों संदिग्ध हैं जिनसे इस वक्त ये पूछताछ का क्रम चल रहा है। 24 घंटे में पटना सिविल कोर्ट को दूसरी बार
उड़ाने की धमकी मिल गई। 11 फरवरी को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और इसके अलावा अररिया सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। हालांकि जांच में कुछ भी सामने नहीं आया। सवाल है कि क्या कोई जानबूझकर कोर्ट की सुनवाई को बाधित करने के लिए ऐसा कर रहा है। ये तस्वीर है पटना सिविल कोर्ट की, जहां डॉग स्क्वाड की टीम पूरे परिसर की जांच में लगी है। कोर्ट परिसर को खाली कराकर सघन तलाशी ली जा रही है। पटना सिविल कोर्ट को एक बार फिर से उड़ाने की धमकी दी गई है। 24 घंटे के अंदर ये दूसरी धमकी है, जबकि पिछले 6 दिनों से कोर्ट उड़ाने की 7 धमकियां मिल चुकी है। बार बार धमकी मिलने के बाद सिविल कोर्ट परिसर की जांच होती है, लेकिन बरामद कुछ भी नहीं होता। कोर्ट को मिल रही धमकी से वकील से लेकर जज तक परेशान हो रहे हैं। कोर्ट की सुनवाई पर भी असर हो रहा है। हालात है, रोज कोर्ट में बम की सूचना मिलती है, काम बारिश होता है, कैसे चलेगा? काम बारिश होता है तो इसके लिए जांच होना चाहिए ना। अब जांच कीजिए, आखिर तो गेठी से ना कोई जाएगा, या चारों बगल अपना बाउंड्री है तो गेठी से कोई घुसेगा। परेशानी आप लोगों को भी होती है? परेशानी होगा नहीं, अब आए हैं लौट करके जा रहे हैं तो परेशानी है ना। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है अररिया की। अररिया सिविल कोर्ट में भी डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची। ईमेल से धमकी के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। अररिया एसडीपीओ भी जांच में लगे हैं। आरडीएक्स से जज चैम्बर को उड़ाने की धमकी मिली है। पटना सिविल कोर्ट और अररिया सिविल कोर्ट की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि पुलिस अब तक धमकीबाजों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? धमकी के बाद कोर्ट की सुनवाई स्थगित हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? बार बार धमकी मिलने के बाद भी पुलिस सुस्त क्यों है? क्या ये धमकी यूं ही दी जा रही है या कोई बड़ी साजिश है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। तो लगातार 2 दिनों में 2 बार धमकी मिल गई और हाल के दिनों में ऐसी धमकियां बार बार मिल रही हैं। अब ऐसे में खबर को समझिए। पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली। 24 घंटे में बम से उड़ाने की ये धमकी दूसरी बार मिलती है। 11 फरवरी को धमकी मिली थी। एक बार फिर से तारीख बदली, 12 फरवरी दिन बदला, लेकिन धमकी एक बार फिर से आ गई। बिहार के कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी कब कब मिली है, जरा तारीख दर तारीख वो भी समझिए। 25 अप्रैल 2025 पिछले साल, 28 अगस्त 2025 को भी धमकी मिलती है। 16 अक्टूबर 2025 को भी इसी तरीके से ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी आती है। 30 अक्टूबर 2025 को भी ऐसी ही धमकी के बाद अफरा तफरी दिखी। 5 दिसंबर 2025 को इसी तरीके का एक ईमेल आता है। 8 दिसंबर 2025, 11 दिसंबर 2025, 15 दिसंबर 2025, उसके बाद साल बदल गया। 8 जनवरी 2026 में पहली बार एक बार फिर से यह धमकी आती है। 28 जनवरी 2026 को एक और धमकी भरा ईमेल। 9 फरवरी 2026 को फिर एक और धमकी भरा मेल। 11 फरवरी 2026 और फिर 12 फरवरी 2026 को एक और धमकी भरा मेल और फिर अफरा तफरी जैसे हालात। खबर तो समझिए कि अक्टूबर 2025 से कोर्ट को उड़ाने की धमकी का सिलसिला जो है वो तेज होता हुआ दिखा। एक साथ कई जिलों के कोर्ट को इस तरीके से बम से उड़ाने की धमकी मिल जाती है। कभी पटना हाई कोर्ट तो कभी पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली। 8 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक ऐसा 4 बार हुआ जब पटना हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल जो है वो आता है और ज्यादातर ईमेल के जरिए ही धमकी जो है वो दी जाती है। अब साथ ही साथ जिस चीज से कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली वो भी समझ लीजिए। आरडीएक्स का इस्तेमाल करने की बात कही जाती है। ईमेल जिसके जरिए ये धमकी आता है उसमें आरडीएक्स का जिक्र किया जाता है। अब खबर तो समझिए कि धमकी के बाद पुलिस क्या करती है। हाई अलर्ट पर पुलिस जो है वो उस वक्त नजर आती है। कोर्ट परिसर के चप्पे चप्पे की जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है। अब तक की जांच में हालांकि सारी धमकियां जो हैं वो फर्जी ही पाई गईं। सवालों के जरिए खबर तो समझिए कि आखिर कौन देता है बार बार कोर्ट को उड़ाने की धमकी। कोर्ट को उड़ाने की धमकी के पीछे का मकसद क्या है, यह भी एक बड़ा सवाल। क्या कोई जानबूझकर प्रशासन के साथ इस तरीके का मजाक करता है? ऐसे धमकी देने वालों को क्यों नहीं पकड़ पाती है पुलिस? क्योंकि बार बार इस तरह की धमकी मिल रही है लेकिन पकड़ा नहीं जा रहा धमकीबाज। समस्तीपुर में डिप्टी जेलर की पत्नी का शव उसके घर में फंदे से लटकता हुआ मिला।
मृत महिला की पहचान गांव के नंदू चौधरी की पत्नी श्वेता कुमारी के तौर पर हुई। नंदू चौधरी दरभंगा में सहायक जेल अधीक्षक के पद पर पोस्टेड हैं। पीड़ित मायके वालों का यह आरोप है कि उनकी बेटी को दहेज की वजह से मार डाला गया। तो ये पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि ये बार बार हंगामे किए जा रहे थे, बार बार दहेज की मांग की जा रही थी और डीजल गाड़ी की मांग को लेकर बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी वजह से डिप्टी जेलर नंदू चौधरी के परिवार वाले श्वेता को परेशान कर रहे थे और आखिरकार उसे मारकर फंदे से लटका दिया गया, ये पीड़ित पक्ष का कहना है। और ऐसे में यह समझना जरूरी है कि दहेज के दानव आज भी समाज में जिंदा हैं और लड़कियां उनके वजह से अपनी जान गंवा रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए। दहेज जैसी कोई प्रथा को खत्म करने के लिए सरकार ने कानून बनाए, सामाजिक स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में दहेज नाम का यह हैवान इस कदर हावी है कि महज कुछ पैसों और सामान के लिए किसी की बेटी की जान लेने से भी नहीं कतराते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव से, जहां नंदू चौधरी नाम के शख्स की पत्नी की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। मृतका श्वेता कुमारी के पिता ने बताया कि उन्हें बुधवार सुबह गांव वालों ने सूचना दी कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। जब श्वेता के परिजन और पुलिस गांव पहुंचे तो उसका शव घर के अंदर फंदे से लटका था और पूरा परिवार फरार था। बेटी को मार के खुट्टी में टांग दिया। अच्छा। आए घर पर, गांव वाला से सूचना मिला तो घर वाला फरार हो गया, कोई नहीं मिला तो थाना प्रभारी वहां गए, थाना प्रभारी को सूचित किए हुए आए। अब पोस्टमार्टम के लिए आए हैं तो गांव का कुछ लोग आ रहा है, कह रहा है कि लाश को हम इधर खींचेंगे उधर खींचेंगे। बताइए हमारा श्वेता की मौत के बाद पूरा परिवार फरार है। वहीं दूसरी ओर उनका पति भी हत्या से एक दिन पहले ही बच्चे की बीमारी के नाम पर छुट्टी लेकर फरार हो चुका है। हालांकि पुलिस अभी तक इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बच रही है। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का खुलासा होगा। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो समस्तीपुर में जिस ढंग से दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का आरोप लगा, उसने गंभीर सवालों को खड़ा कर दिया। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि दहेज का ये दानव देश में कितने मासूमों की जिंदगी लेता है। तो आपको बताते चलें कि देश भर में हर 3 दिन में 54 महिलाएं जो हैं वो दहेज की वजह से अपनी जान गंवा देती हैं। किस साल कितनी बेटियां दहेज की बलि बेदी पर चढ़ गईं, ये भी समझिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा ये बताता है कि साल 2020 में 6,966 दहेज हत्या के मामले सामने आए। इसमें ज्यादातर मामले यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश से हैं। 2021 में करीब 6,753 महिलाएं दहेज की बलि चढ़ गई। इनमें भी ज्यादातर यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश से मामले आए। 2022 की बात करेंगे तो 6,450 दहेज हत्या के मामले दिखे। इस साल भी ज्यादातर मामले यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश से ही सामने थे। राज्यवार अगर आंकड़ों को देखें, अगर दहेज हत्या के मामलों को करीब से देखा जाए तो पता चलता है कि सिर्फ 2022 में यूपी में दहेज हत्या के 2,218 मामले आए। बिहार की बात करें तो 2022 में बिहार में दहेज के लिए 1,057 हत्या के मामले दर्ज किए जाते हैं। ये रिपोर्टेड मामले हैं। जबकि तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में 518 दहेज हत्या के केस सामने आए। अब इस दहेज के दानों को भी समझिए। यह बहुत ही बड़ा संवेदनशील मामला है। कुछ रुपयों की खातिर हत्या की घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसके साथ 7 फेरे लिए उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। समय बदल गया है, लेकिन दहेज के दानव अब भी इस समाज में जिंदा हैं। ऐसे दानव को समाज में जिंदा रहने का हक नहीं है। और चलिए अब रुख करते हैं दूसरी खबर का। तो बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दावा किया गया है कि इस शख्स की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। घर वालों का यह कहना है कि जहरीली शराब पीने से ही इनकी जान गई। बिहार में शराबबंदी कानून पर फिर सवाल उठने लगे हैं। स्ट्रेचर पर आप जिस शव को देख रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि इस शख्स की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र में एक बार फिर संदिग्ध स्थिति में एक शख्स की मौत हो गई।
परिजनों का दावा है कि मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। जहरीली शराब से मौत की खबर के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। मृतक का नाम विजय कुमार सिंह बताया गया है। परिजनों का कहना है कि विजय अत्यधिक शराब पीता था और जहरीली शराब पीने से ही वो काल के गाल में समा गया। विजय कुमार सिंह शराब पीते थे, उसके कारण इनका मौत हो गया। शराब पीने से मौत हो गई? शराब पीने से बहुत ज्यादा पीते थे शराब, सुबह शाम रात पीते रहते थे। जैसे बिहार में शराबबंदी कानून भी लागू है, शराब में बिहार में शराब मिलता नहीं है। जहरीला शराब ये लोग कहीं कहीं मिल जाता है तो पी लेता है। जो पीने वाला आदमी है कहीं न कहीं लेके पी लेता है लोग, उसी में इसका बने ऐसा हो गया शराब से। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जहरीली शराब कहां से आई और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। बड़ा सवाल है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी जहरीली शराब से कैसे मौत हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट।